हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी काजल दिरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो है फॉर CMA फाउंडेशन स्टूडेंट्स। हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि अब इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल पे ही हम डिस्कशन करेंगे, जहां स्टडी मटेरियल के सारे MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड मैच द फॉलोइंग पे हमारा डिस्कशन होगा। जहां हमने ऑलरेडी स्टडी नोट 3 दैट इज चैप्टर नंबर 3 पे डिस्कशन कर लिया है, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स से रिलेटेड जितने भी MCQs थे, फिल इन द ब्लैंक्स से, ट्रू एंड फॉल्स एंड मैच द फॉलोइंग थे, उनकी क्लासेस हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर अभी तक वो क्लासेस आपने नहीं किए तो उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। पहले आप वहां से वो क्लासेस कवर कर लेना। रीजन बीइंग हमारी स्टडी मटेरियल के जितने भी क्वेश्चंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड उनकी प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से करके जानी होगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टडी नोट 2 दैट इज चैप्टर नंबर 2, जहां हमारे पास 3 चैप्टर हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर। और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे। हम लोग आज पूरा का पूरा डिस्कशन बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे ही रखेंगे। पहले हम लोग उसका MCQ सेशन डील कर लेते हैं, देन ट्रू एंड फॉल्स, देन फिल इन द ब्लैंक्स एंड देन मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंसाइनमेंट डील करेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट में जॉइंट वेंचर। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन, जो कि रिलेटेड है बिल्स ऑफ एक्सचेंज से। देखो यहाँ से MCQ से स्टार्ट हो रहा है। हमारा पहला MCQ है, द पर्सन अदर देन द ओरिजिनल क्रेडिटर टू whom द अमाउंट इन द बिल इज मेड पेबल टू इज नोन एज द डैश ऑफ द बिल। तो देखो ये कह रहा है कि वो पर्सन जो अदर देन ओरिजिनल क्रेडिटर हो। अब तुम लोग को ये बात पता है कि जब हम लोग बात करते हैं बिल्स की तो दो लोग होते हैं, एक होता है सेलर, एक होता है बायर। सेलर वो पर्सन होता है जो क्रेडिट पे गुड्स सेल करता है, और बायर वो पर्सन होता है जो क्रेडिट पे गुड्स खरीदता है। बट हम लोग यहाँ पे हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं? बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो बायर के लिए ये सेलर कौन है? क्रेडिटर। अगर बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बायर के लिए सेलर कौन है? क्रेडिटर, जिससे उसने उधार लिया है और आगे पे करेगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द पर्सन अदर देन द ओरिजिनल क्रेडिटर, ओरिजिनल क्रेडिटर कौन है? सेलर, टू whom द अमाउंट इन द बिल इज मेड पेबल। पैसा तो इसी को मिलता है ना, सेलर को। क्या इसके अलावा किसी और को भी पैसा मिल सकता है? हाँ मिल सकता है। पेई को भी तो कई बार पैसा मिलता है ना। कई बार क्या होता है कि जो ओरिजिनल क्रेडिटर होता है, बिल उसके पास नहीं होता बल्कि बिल किसी और के पास होता है। जैसे अगर बैंक से बिल डिस्काउंट करा लिया तो बैंक के पास होगा, अगर थर्ड पार्टी को इंडोर्स कर दिया तो इंडोर्सी के पास होगा। तो उस केस में इसको पैसा नहीं मिलके किसको पैसा मिलेगा? पेई को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, पेई। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज रिसीव्ड। बिल ऑफ एक्सचेंज का पैसा किसको मिलता है? जिसके पास ड्यू डेट तक बिल होता है। अगर ड्यू डेट पे बिल ड्रॉवर के पास होगा तो ड्रॉवर को पैसा मिलेगा। बैंक से अगर डिस्काउंट करा लिया तो बैंक को पैसा मिलेगा। अगर इंडोर्स कर दिया तो इंडोर्सी को मिलेगा। क्लियर है? तो बेसिकली जिसने ड्यू डेट तक होल्ड करके रखा होगा बिल, पैसा उसी को मिलता है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हमारे पास पहला ऑप्शन है बाय ड्रॉवर, बाय होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ ड्यू डेट, बाय इंडोर्सी और बाय बैंक। बट ऑब्वियस बी, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज का पैसा इन तीनों में से किसी को भी मिल सकता है। बस यही शर्त है कि जिसके पास ड्यू डेट पे बिल होगा उसी को पैसा मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, रिटायरमेंट ऑफ बिल मीन्स, अगर हम बात करें रिटायरमेंट ऑफ बिल्स की तो सिंपली इसमें क्या होता है कि जो बायर होता है, दैट इज जो ड्रॉवी है, वो बिफोर ड्यू डेट ही आपको पैसे दे देता है। दैट इज वो बिफोर ड्यू डेट बिल क्लियर कर देता है। क्लियर? फर्स्ट ऑप्शन है मेकिंग पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट, कैंसलेशन ऑफ द बिल, सेंडिंग द बिल फॉर कलेक्शन और एंडोर्सिंग द बिल इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, मेकिंग पेमेंट बिफोर ड्यू डेट। ड्रॉई यहाँ पे ये ऑप्शन रखता है कि आप हमसे पैसे ड्यू डेट के पहले ही ले लो, दैट इज बिफोर ड्यू डेट हम उसको मैच्योर कर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ बिल द एक्सेप्टर डेबिट्स। अब अगर हम बात करें एक्सेप्टर की तो एक्सेप्टर बेसिकली कौन है? ड्रॉवी है। तो अब अगर ड्रॉवी ये कहता है कि हम बिफोर ड्यू डेट पेमेंट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पेमेंट कर सकता है, जिसको हम रिटायरमेंट ऑफ अ बिल कहते हैं। बट वो अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेगा? BP टू कैश टू रिबेट, यही एंट्री वो पास करता है। तो इसका मतलब वो डेबिट किसको कर रहा है? बिल्स पेबल अकाउंट को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, बिल्स पेबल अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट, द पार्टी हु इज ऑर्डर टू पे द अमाउंट इज नोन एज। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है उस पार्टी के बारे में जिसको पेमेंट करने के लिए बोला जाता है। तो पेमेंट हमेशा कौन करता है? याद रखना, पेमेंट हमेशा ड्रॉई करेगा। अब ये पेमेंट वो किसको कर सकता है? आइदर ड्रॉवर को या
वो कर सकता है पेई को, जैसा अभी हमने ऊपर डिस्कस भी किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है, यहाँ पे ऑप्शन दिया पेई, ड्रॉवर, ड्रॉई, इंडोर्सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, ड्रॉई, क्योंकि बाकी तीनों को तो पैसा मिलता है, पेमेंट हमेशा कौन करता है? ड्रॉवी। क्लियर? अब बेसिकली ये चीज याद रखना कि इन तीनों में से कोई भी पर्सन जिसने ड्यू डेट तक होल्ड करके रखा है बिल को, उसको पेमेंट मिलती है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ दीज वेज अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ। अब देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हमने पहले भी बताया कि हम चाहे तो मैच्योरिटी तक रिटेन कर सकते हैं, चाहे तो बैंक से डिस्काउंट करा सकते हैं, चाहे किसी थर्ड पार्टी को इंडोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा तो और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्पोज करने का। तो हमारे पास ऑप्शन दिया है डिस्काउंटिंग विद बैंक, रिटेन टिल मैच्योरिटी, इंडोर्समेंट टू क्रेडिटर्स एंड डिस्ट्रॉयड। क्या डिस्ट्रॉय करने का ऑप्शन है? क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हम फाड़ करके फेंक सकते हैं? नहीं, बल्कि हमारे पास ये तीन ऑप्शन तो है उसको डिस्पोज करने का, बट डिस्ट्रॉय करना, दैट इज खराब करना या फाड़ करके फेंकना, ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल बुक इज अ पार्ट ऑफ लेजर, बैलेंस शीट, जर्नल, पीएल अकाउंट। अगर हम बिल्स रिसीवेबल बुक की बात करें तो बेसिकली पहले तो ये सब्सिडरी बुक का पार्ट होता था, है ना? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, जर्नल, कि ये जर्नल का पार्ट होता है। क्या? बिल्स रिसीवेबल बुक। नेक्स्ट, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर रुपीज, ये 3 लाख है, 30,000 नहीं। हाफ ऑफ द अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन कैश एंड द बैलेंस थ्रू अ बिल्स रिसीवेबल फॉर व्हाट अमाउंट? एक्स शुड ड्रॉ अ बिल फॉर वाई। अब क्वेश्चन में देखो ये बोला है कि एक्स ने जब वाई को गुड्स बेचा तो कितने का गुड्स बेचा है? 3 लाख का, जिसमें से 50% तो वो कैश में रिसीव करेगा और बाकी 50% वाई क्या कह रहा है? क्योंकि एक्स ने अगर गुड्स बेचा है तो वाई बिल बनाएगा, तो वाई कह रहा है कि 50% का हम आपको बिल देंगे। तो एक्स कितने का बिल ड्रॉ करे? क्योंकि हम सबको पता है कि जो ड्रॉवर होता है वही बिल ड्रॉ करता है। तो एक्स कितने का बिल ड्रॉ करेगा? 3 लाख का हाफ, दैट इज 1,50,000। तो करेक्ट आंसर होगा ए, 1,50,000। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इंडोर्सेस अ बिल इज कॉल्ड। वो पर्सन जो बिल इंडोर्स कर रहा है उसको हम कहते हैं इंडोर्सर, और जिसको इंडोर्स होता है उसको हम कहते हैं इंडोर्सी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, इंडोर्सर। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ एन इंडोर्स्ड बिल विच वन ऑफ दीज अकाउंट्स वुड बी क्रेडिटेड बाय द ड्रॉवी। अब अगर हम ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ड्रॉवी को कोई मतलब नहीं होता है कि बिल किसके पास है, वो हमेशा क्रेडिट किसको करता है? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। क्योंकि खुद सोचो कि जब ड्रॉवर के पास बिल होता है तो ये बात ड्रॉवर को पता होता है कि वो बिल होल्ड करके रखा है टिल मैच्योरिटी, या उसने बैंक से डिस्काउंट कराया, या उसने किसी को इंडोर्स कर दिया। बट क्या ड्रॉवी को इससे कोई मतलब होता है? नहीं। ड्रॉवी हमेशा अपनी बुक्स में एंट्री क्या करता है? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। क्लियर? तो देखो, क्रेडिट करने की बात हुई है तो बट ऑब्वियस वो क्रेडिट किसको करेगा? ड्रॉवर को, दैट इज बी। नेक्स्ट, डेट ऑन विच द पेमेंट ऑफ द बिल इज टू बी मेड, जिस दिन बिल का पेमेंट होना है उसको हम क्या कहते हैं? ड्यू डेट, दैट इज सी। नेक्स्ट, कुंतल ड्रॉज अ बिल ऑन श्याम फॉर ₹3,000. Kuntal endorsed it to Ram. Ram endorsed it to Rahim. The pay of the bill will be, अब पे कौन होगा? जिसके पास ड्यू डेट पे बिल हो। अब देखो, अगर कुंतल ने श्याम पे ड्रॉ किया तो बिल किसके पास था? कुंतल के पास। पर कुंतल ने राम को दे दिया और राम ने रहीम को दे दिया, तो अंत में बिल किसके पास है? रहीम के पास। और पैसे किसको मिलेंगे? रहीम को। तो रहीम कौन होगा? पे। तो उसका करेक्ट आंसर होगा डी, रहीम। नेक्स्ट, इफ द ड्यू डेट इज अ पब्लिक हॉलीडे, व्हाट विल बी द ड्यू डेट ऑफ द बिल? हम सबको पता है कि अगर ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे है तो एक दिन पहले एडवांस में हम पेमेंट कर देते हैं, और यही इमरजेंसी हॉलीडे होती तो एक दिन बाद हम पेमेंट करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फॉलोइंग डे, प्रीसीडिंग डे, द सेम डे, ओनली 1 month लेटर। बट ऑब्वियस प्रीसीडिंग डे। बट यही क्वेश्चन में पब्लिक हॉलीडे की जगह हमसे इमरजेंसी हॉलीडे पूछा होता तो आंसर क्या होता? फॉलोइंग डे। क्लियर? नेक्स्ट, on 1/8/2015, X draws a bill on Y for 30 days after sight. The date of acceptance is 8/8/2015 and the due date of the bill will be, अब देखो क्वेश्चन में हमसे आफ्टर डेट नहीं बल्कि आफ्टर साइट पूछा है। तो आफ्टर साइट में बेसिकली होता क्या है, इस केस में जो ड्यू डेट होती है वो कहाँ से काउंट होती है? फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल, दैट इज जिस दिन बिल एक्सेप्ट हुआ है वहां से हम कैलकुलेट करते हैं अपने ड्यू डेट को। क्लियर? अगर ये आफ्टर डेट होता तो
तो आफ्टर डेट में हम हमेशा जिस दिन बिल ड्रॉ करते हैं उस दिन से हम काउंट करते हैं ड्यू डेट को। हमने क्या बोला कि अगर यहाँ पे आफ्टर डेट लिखा होता तो जिस दिन हमने डेट ऑफ ड्रॉइंग रखी है बिल की उस दिन से हम ड्यू डेट काउंट करते। दैट इज अगर इस एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 1/8/2015 से, बट क्योंकि ये आफ्टर डेट नहीं आफ्टर साइट है तो आफ्टर साइट के केस में हम लोग क्या करते हैं, जो डेट है एक्सेप्टेंस की उस दिन से हम ड्यू डेट काउंट करते हैं। तो ड्यू डेट हम कहाँ से काउंट करेंगे, 8/8/2015 से। तो देखो क्वेश्चन में 8/8 पूछा है, दैट इज अगस्त की बात कर रहा है और अगस्त में टोटल कितने दिन होते हैं, 31 डेज। तो 31 डेज में पहले ये 8 डेज अगर हम लेस कर दे तो हमारे पास कितना दिन बच गया, 23 दिन। क्लियर। अब देखो हमें कितने का कैलकुलेशन करना है, 30 डेज का। तो 30 डेज में से ये 23 डेज हटा दो अगस्त का, अब बचा 7 दिन, ये हो गया 7 सितंबर। और क्योंकि 3 दिन ग्रेस डेज ऐड करते हैं तो हमारी जो डेट आएगी वो आएगी 10 सितंबर। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी, 10 सितंबर 2015। क्लियर। तो बस यहाँ ये आप लोग याद रखना कि क्वेश्चन में आफ्टर साइट पूछ रहा है कि आफ्टर डेट, और दोनों की डेफिनेशन हमने यहाँ नीचे नोट डाउन की थी। नेक्स्ट, इफ बिल ड्रॉन ऑन 3 जुलाई 2015 फॉर 40 डेज पेमेंट मस्ट बी मेड ऑन। अब देखो अगर जुलाई की बात करें तो जुलाई में हमारे पास कितने दिन होते हैं, 31 डेज। उसमें से अगर हम लोग 3 दिन ये हटा दे 3 दिन तो हमारे पास कितना बचेगा, 28 दिन। अब 40 डेज में से 28 तो जुलाई का ही हो गया और 12 दिन बचा 12 अगस्त, प्लस इसमें 3 दिन अगर हम लोग ग्रेस डेज ऐड करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 अगस्त। और हम लोग को पता है कि 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे है, तो हम लोग पेमेंट हमेशा किस दिन करेंगे, एक दिन पहले, क्योंकि ये कोई इमरजेंसी हॉलीडे नहीं है। 15 अगस्त क्या है, पब्लिक हॉलीडे है। तो पेमेंट कब करेंगे, 14 अगस्त 2006। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। क्लियर।